ब्लड का सबसे पहले कंपोजिशन लेंगे, कंपोजिशन ख़त्म होने के बाद कोएगुलेशन। कंपोजिशन मतलब ब्लड के कंपोनेंट, ब्लड में होता क्या है, समझ में आया। स्टार्ट करेंगे ब्लड, सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के जो कंपोनेंट है, ब्लड का बता देती पहले। जो ब्लड है, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, पहले तो हमें कनेक्टिव टिश्यू को समझ लेना चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, और बाद में ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं ये समझ लेना चाहिए। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू, हमारे बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ना, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं हम उसे। उसके बाद एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ना बेटा। कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होती है, ये सेल्स दूर दूर होती है। सेल्स के बीच में, सेल्स में डिस्टेंस है, दूर दूर है सेल्स, एंड इसमें ऐसे मैट्रिक्स होता है। क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू में? मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू में, ये मैट्रिक्स फाइबर्स से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? ये मैट्रिक्स फाइबर्स से बना हुआ होता है। ये जो फाइबर्स है, इस फाइबर्स को भी सेल्स सिक्रेट करती है। कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फाइबर्स को सिक्रेट करते हैं। समझ में आया बेटा? येलो फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स, ऐसे इलास्टिन एंड कोलेजन, ऐसे दो प्रकार के, इलास्टिक फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर्स, ऐसे दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं इसमें। तो कनेक्टिव टिश्यू ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू बता दिया मैंने। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में डिस्टेंस होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फिल्ड विथ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किससे बना हुआ होता है? मैट्रिक्स बना हुआ होता है फाइबर्स से। वो फाइबर्स कहाँ से आए? तो इसी सेल्स ने, जो सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, उसी सेल्स ने मैट्रिक्स को क्या किया? फाइबर्स को सिक्रेट किया। ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है? लेकिन ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ब्लड का जो मैट्रिक्स है फाइबर्स से बना हुआ नहीं है, इसलिए ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। जैसे अब ये ब्लड है, और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में क्या फ़र्क है। एपिथेलियल टिश्यू में देखिए, ऐसा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। एपिथेलियल टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स होते हैं, लेकिन ये जो सेल्स है, इस सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं क्या? नहीं होते हैं। ये नॉन वेस्कुलर है, इसमें ब्लड वेसल्स भी नहीं होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। सेल्स आर रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें मैट्रिक्स भी नहीं होता है एपिथेलियल टिश्यू पर। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू को क्यों बोला जाता है? ब्लड में जो सेल्स है, ये ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अभी हम सेल्स नहीं पढ़ रहे, ब्लड को क्यों कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है वो हम देख रहे। ये सेल्स है, ब्लड सेल्स बोल देती हूँ मैं इसको, या फिर मैं इसको बोल देती हूँ ब्लड कार्पसल्स। ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कार्पसल्स। इसमें डिस्टेंस है, और ब्लड में होता है एक फ्लूइड पार्ट, प्लाज्मा, करेक्ट। यह है प्लाज्मा।
तो ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा को क्या कंसिडर किया गया? मैट्रिक्स। प्लाज्मा को क्या कंसिडर किया गया? मैट्रिक्स। समझ में आया? और ये जो कार्बोसेल्स है ये तो है ही, तो इसलिए ब्लड को क्या बोला गया? फ्लूइड। ब्लड फ्लूइड है ना, लिक्विड है, ब्लड फ्लूइड है, तो ब्लड को बोला गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन इसको फॉल्स ट्रू कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं कि उसको? नहीं, ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलेंगे? क्योंकि ब्लड में जो मैट्रिक्स है वो फाइबर्स से बना हुआ नहीं है, वो लिक्विड है। मैट्रिक्स कौन से स्टेट में है? लिक्विड कंडीशन में है, प्लाज्मा से बना हुआ है, इसलिए ब्लड को बोला जाता है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। एनी डिफिकल्टी? सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। Number 2, study of blood is called as hematology. Study of blood is called hematology. Study of cell, cytology. Study of cell, cytology. Study of external structure, morphology. Study of functions, physiology. Study of blood, hematology. जिस शाखा में ब्लड का स्टडी किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? उस शास्त्र को क्या बोलेंगे हम? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइटली अल्कलाइन। स्लाइटली अल्कलाइन है। ब्लड का पीएच है 7.4। 7 पीएच को न्यूट्रल होता है, 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। लेकिन 7.4 8 भी नहीं है, तो ये कैसा है? स्लाइटली, एकदम थोड़ा अल्कलाइन है। ये ब्लड का स्लाइटली अल्कलाइन होना किसके लिए ज़रूरी है? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। नेक्स्ट, ब्लड है, ब्लड का कलर क्या है? रेड इन कलर, सॉल्टी टू टेस्ट। टेस्ट कैसी है ब्लड की? सॉल्टी, खारी। रेड कलर्ड है, सॉल्टी टू टेस्ट। विस्कस, चिपचिपा, विस्कस है। हेवियर देन वाटर, हेवियर देन वाटर, वाटर से हेवियर है, इसका वेट ज़्यादा होता। 1 गिलास ब्लड एंड 1 गिलास पानी, इन दोनों का वेट करेंगे तो ब्लड का क्वांटिटी सेम है लेकिन ब्लड का वेट ज़्यादा होगा, वाटर का वेट कम होगा। हेवियर देन वाटर। ब्लड का जो ओरिजिन है इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन। इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करूँगी इस पॉइंट को। देखिए, जब ये एक सिंगल सेल है जिसे बोलते हैं हम जाइगोट। एम्ब्रियोलॉजी में चले जाएंगे थोड़ा सा। जाइगोट है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जाइगोट बना। जाइगोट डिप्लॉयड है, सिंगल सेल है। इस जाइगोट में क्या होगा? जाइगोट में होगा क्लीवेज। क्लीवेज मतलब इसमें सिंपल माइटोटिक डिवीजन होगी। एक सेल के 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से होंगे 32। ये 32 सेल स्टेज आ गया, इसे बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं इसे? मोरूला। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। मोरूला क्या है? इट इज़ अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल
मोरूला से हो जाएगा इसका ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला से क्या हो जाएगा इसका ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, ये जो पूरा ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर है ये थोड़ा हॉलो बन जाएगा। इसमें जो सेल्स है वो ऐसे एक एंड को अरेंज होंगे और ये कैविटी जिसे ब्लास्टोसिल बोलेंगे। इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद एक स्टेज आएगा जिसे बोलते हैं गैस्ट्रोला। देखिए ये सिंगल सेल है। क्लीवेज के बाद मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होगा, गैस्ट्रोला। ब्लास्टोसिस्ट का कन्वर्शन गैस्ट्रोला में होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज गैस्ट्रोलेशन। क्या बोलते हैं उसको, गैस्ट्रोलेशन। इसमें क्या होगा, तो ये जो सेल्स है इनका रीअरेंजमेंट एंड रीऑर्गेनाइजेशन होगा। इसमें मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होगा। ये जो सेल्स है ना ये ऐसे है ना, इनके रीअरेंजमेंट फिर से अरेंजमेंट होंगी, सेल्स रीअरेंज होंगे, सेल्स में मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होंगी। सेल अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाएंगे, दूसरी जगह के सेल ऐसे अपनी जगह चेंज करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। समझ लो, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट हो गई। अब इससे बनती है 3 लेयर। कितने लेयर्स बनेगी बेटा, 3 लेयर्स बनेगी एम्ब्रियो में। समझ में आया बेटा, 3 लेयर्स बनेंगी एम्ब्रियो में। एक्टोडर्म, मीजोडर्म है ना, एंड एंडोडर्म। इसके बाद होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स एक्टोडर्म से बनेंगे, कुछ ऑर्गन्स मीजोडर्म से बनेंगे, कुछ ऑर्गन्स एंडोडर्म से बनेंगे। जो ऑर्गन्स मीजोडर्म से बनते हैं हमारी बॉडी में, उस ऑर्गन्स को बोला जाता है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। क्या बोला जाता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो मैंने क्या लिखा, ब्लड मीजोडर्मल इन ओरिजिन। या फिर मैं इसको ऐसी भी बोल सकती हूँ, ब्लड ओरिजिनेट्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्या बोल सकती मैं इसको, ओरिजिनेट्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ब्लड कहाँ से, ब्लड कौन से टिश्यू से बना, एम्ब्रियो के एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। समझ में आया ये पॉइंट, आगे चलेंगे। कितनी क्वांटिटी होती है ब्लड की बॉडी में, बॉडी में होती है क्वांटिटी नियर अबाउट 6 लीटर्स। हमारे बॉडी में ब्लड कितना होता है, 4 to 6 लीटर। कितना होता है, 4 to 6 लीटर हमारे बॉडी में। 4 to 6 लीटर ब्लड जो है हमारे बॉडी में होता है। लेकिन हमारे बॉडी का जितना वेट है, उस वेट का अगर हम ब्लड के साथ कंपेयर करेंगे तो पूरा जो ब्लड है वो होता है हमारे बॉडी के 8%। हमारे बॉडी में 8% वेट किसका होता है, हमारे ब्लड का। एनी डिफ़िकल्टी इन दिस टॉपिक, अंडरस्टैंड, ओके। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या आता है, ब्लड के कंपोनेंट्स कौन से हैं। ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा। कितना होता है प्लाज्मा ब्लड में, 55% प्लाज्मा है ब्लड में। प्लाज्मा मतलब लिक्विड पार्ट। देन फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, 45%। प्लाज्मा ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है। फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, अपने टेक्स्ट बुक में 44% लिखा है तो उसी को कंसिडर करेंगे। 44% फॉर्म्ड एलिमेंट।
फॉर्म्ड एलिमेंट कौन से होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड, ऐसा लिखना चाहिए, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ये फॉर्म्ड एलिमेंट जो है इन्हें कार्पसेल्स, कार्पसेल्स भी बोला जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड किससे बनता है? ब्लड बनता है प्लाज्मा। कितना होता है प्लाज्मा ब्लड में? 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ब्लड में होंगे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। देखिए हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले प्लाज्मा को कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में आरबीसीज को, बाद में डब्ल्यूबीसीज को एंड लास्ट में प्लेटलेट्स को। जब हम प्लाज्मा से लेके प्लेटलेट्स तक आएंगे तो हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट होगा? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। समझ में आया? चलो प्लाज्मा को ले लेते, कंपोजिशन ऑफ ब्लड टॉपिक है हमारा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सब टॉपिक है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा ये जो प्लाज्मा होता है ब्लड में, प्लाज्मा मतलब ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसे प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड में जो पानी है उसे बोलते प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड, कैसा होता है प्लाज्मा? स्ट्रॉ कलर्ड होता है, स्ट्रॉ के जैसा कलर होता है उसका, पेल। प्लाज्मा विस्कस है। प्लाज्मा भी कैसा है? विस्कस। प्लाज्मा भी कैसा है? स्लाइटली अल्कलाइन। लिक्विड पार्ट है, स्ट्रॉ कलर्ड है, विस्कस है, स्लाइटली अल्कलाइन। प्लाज्मा में होता क्या है? प्लाज्मा में होता है वाटर। प्लाज्मा में वाटर कितना होता है? वाटर का परसेंटेज कितना है प्लाज्मा में? 90%। कितना प्लाज्मा होता है? वाटर ब्लड प्लाज्मा में कितना वाटर होता है? 90% वाटर होता है। इसको हम 90 to 92% भी लिख सकते हैं। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर है एंड प्लाज्मा में जो सोल्यूट है, सोल्यूट कितने हैं? तो सोल्यूट हो जाएंगे 8 to 10%। प्लाज्मा को निकाल लिया, ब्लड से प्लाज्मा को अलग निकाल लिया, सिर्फ हम प्लाज्मा का ही कंपोजिशन देख रहे हैं। प्लाज्मा मतलब वाटर, टोटली वाटर है वो। कितना वाटर है प्लाज्मा में? 90 to 92% वाटर है। सोल्यूट कितने हैं प्लाज्मा में? 8 to 10%। सॉलिड बोलेंगे हम इसे, है ना, सॉलिड। ये जो प्लाज्मा है, वाटर होता है ब्लड में 90 to 92%, 90 से 92%। सोल्यूट को मैंने मिटा दिया। यहाँ ले लेती हूँ प्रोटीन। प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में कौन से? अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोपर्डिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन।
इतने प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में। प्रोटीन्स वाटर की क्वांटिटी हो गई 90%। प्रोटीन्स कितना होगा? प्रोटीन्स होगा 7%। 7 है ना, 7 to 8 ले लेंगे इसको, 7 to 8%, ठीक है। 7 to 8% प्रोटीन। प्रोटीन्स कौन से हैं? अल्ब्यूमिन है। अल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है ब्लड में, इस ग्लोब्यूलिन का क्या फंक्शन है, सब देखेंगे। अल्ब्यूमिन का फंक्शन है, अल्ब्यूमिन BCOP के लिए रिस्पॉन्सिबल है। BCOP मतलब ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है? अल्ब्यूमिन का फंक्शन है इट मेंटेन ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम ब्लड को लेंगे तो ब्लड में जो अल्ब्यूमिन ये प्रोटीन होता है वो उस कोलाइडल, वो अल्ब्यूमिन एक प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड में, एक प्रेशर बनाता है। दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड एज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर बहुत ज़रूरी होता है ब्लड में। अगर ये प्रेशर नहीं होता है ब्लड में तो फिल्ट्रेशन नहीं होता है ब्लड का। किडनी से ब्लड फिल्टर होता है ना, किडनी से जो ब्लड फिल्टर होता है उस फिल्ट्रेशन के लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ हद तक। ग्लोब्यूलिन प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ना, एंटीबॉडीज़ बनाता है। इसके बाद ये प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, ये जो है ये ब्लड कोयागुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया? उसके बाद अदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं 1%। इसमें एक एक ले लेंगे। सोडियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, मतलब आयरन है, फेरस। इसके बाद बाइकार्बोनेट आयंस है, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। उसके बाद PO4 फॉस्फेट्स, बराबर है ना, फॉस्फेट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में क्या क्या आएगा? सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन, बाइकार्बोनेट आयंस एंड फॉस्फेट्स, इतना आता है। अदर्स, ये हो गया क्लियर, पूरा क्लियर हो गया। प्लाज्मा में क्या होता है? इतना होता है प्लाज्मा में। इसके बाद हम अदर्स में आएंगे। और क्या होता है प्लाज्मा में? अदर मटेरियल 1% होता है प्लाज्मा में। उसमें फूड आएगा। फूड में क्या क्या आते हैं? फूड में है ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स, ये फूड में आएंगे। ब्लड में रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस में क्या आएगा? CO2 एंड O2। ब्लड में वेस्ट मटेरियल होता है,
वेस्ट मटेरियल भी होगा ना ब्लड में, जो सेल से कलेक्ट किया है ब्लड में, ब्लड में वेस्ट मटेरियल होता है यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनाइन। वेस्ट मटेरियल कौन सा होगा? यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा एंड क्रिएटिनाइन होगा। ब्लड में और क्या होता है? तो ब्लड में रेगुलेटरी सब्सटेंस में आएगा एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। प्लाज्मा में होते हैं सब, प्लाज्मा का पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा में रेगुलेटरी सब्सटेंस भी होते हैं। कौन से होते हैं? जो भी सब ब्लड से ट्रांसपोर्टेशन होगा वो सब प्लाज्मा में ही रहेगा, या तो फिर आरबीसी में रहेगा, है ना। आरबीसी में O2 एंड CO2। रेगुलेटरी सब्सटेंसेस कौन से हैं? एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। अदर्स में और एक बचा है एंटीकोयागुलेंट। प्लाज्मा में एंटीकोयागुलेंट्स होते हैं हिपेरिन, प्लाज्मा में जो हिपेरिन होता है वो एंटीकोयागुलेंट है, ब्लड को कोयागुलेट होने नहीं देता। और क्या होता है? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होते हैं। क्या होता है ब्लड में? कोलेस्टेरॉल। ये सब हो गए प्लाज्मा के कंटेंट। प्लाज्मा में इतना सब होता है। ब्लड में होता है प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल्स। प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल्स मिला के बना है ब्लड। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से ब्लड कार्पसल्स को प्लाज्मा से सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से क्या कर सकते हैं? प्लाज्मा से ब्लड कार्पसल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, किया जाता है। किसी किसी को होल ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी किसी को प्लाज्मा की ही ज़रूरत होती है, तो उसको प्लाज्मा ही चढ़ा जैसे बर्निंग केसेस है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो उस ऐसे पेशेंट को प्लाज्मा चाहिए, तो उनको प्लाज्मा दिया जाता है। अभी कोरोना में भी तो प्लाज्मा ही दिया जाता था पेशेंट को। क्यों दिया जाता था? प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती थी। प्लाज्मा दिया तो उसके बॉडी में भी किसका प्लाज्मा दिया जाता था? दिया जाता है कोरोना पेशेंट को जिसको कोरोना हो चुका है, उसका प्लाज्मा दिया जाता है। जिसको कोरोना हो चुका है उसके प्लाज्मा में कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए हैं, तो वही प्लाज्मा अगर पेशेंट को दिया जाए तो एडिशनल एंटीबॉडीज़ उसको मिलेगी और उसके इम्यून सिस्टम का जो पावर है वो बढ़ेगा। समझ में आया बेटा? सीरम मतलब अगर हम ब्लड से जो कोयागुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो प्रोटीन्स है ना, जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनको अगर हम निकाल दें, समझ में आया बेटा, तो उसे बोलते सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। प्लाज्मा से जो क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, उनको हटा देना, निकाल देना, तो उससे बनेगा सीरम।